ये कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 1989 को कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठड़ी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठड़ी थी जहां उनके लिए कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से हमदर्दी ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी साहब उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले सलमान तासीर को बाद में कत्ल कर दिया गया था। वो अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं कि शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर किताबें, अखबारात और हर किस्म का लिटरेचर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की जिंदगी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालह की विटनेस टू सरेंडर का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलवाया गया था। उनका ये पश्तीनी पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपए मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। भुट्टो को यह भी लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया और कहा, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1989 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी कि अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रही हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। उसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती हैं कि मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठड़ी से उनकी मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं कि उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालमियार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसे पहन लेता हूं लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठड़ी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। मैंने कहा प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ और हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुप्रिंटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठड़ी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से काफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। रहमान ने उनकी इस बात का जो जवाब दिया वो एक ऐसी पहेली है कि जिसको आज तक भुट्टो खानदान का कोई फर्द सुलझा नहीं पाया है। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक जुल्फिकार अली भुट्टो कौम का हीरो था या विलन। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बहकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रीजर इसलिए वापस ले लिया गया था ताकि कहीं वो इससे खुदकुशी ना कर लें। सलमान तासीर लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए।
اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے انہیں کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر مزید لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ 35 منٹ کے بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں راولپنڈی سینٹرل جیل میں خفیہ اہلکار رہنے والے کرنل رفیع الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 223 دن میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کی پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کی اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ تصاویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ بعد میں شیام بھاٹیا نے اپنی کتاب گڈ بائی شہزادی میں لکھا تھا کہ بے نظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی اس بے عزتی سے گزرنا پڑا تھا۔ بے نظیر اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ممی کی دی نیند کی ولیم گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی نو نو۔ میری سانس رک رہی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو۔ پاپا پاپا میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو۔ میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک چیز بے نظیر کو سونپی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیض دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ اس سے شالمیار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دی جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا جسے وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا ان کے پاس انگوٹھی بھی تھی کیا؟ پھر اس نے جھولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے۔ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کے شلوار قمیض پر پڑی وہ چلانے لگا، یا اللہ انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔